ठीक है। तो कल की क्लास में थे आप लोग? हाँ। तो देखो मिलिट्री एप्टीट्यूड्स में जो थोड़ा सा है कि एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री मतलब क्या क्या चीज़ें हैं डील करना हमें, ठीक है। तो देखिए कल मैंने काफ़ी बात की थी आपसे कि क्या क्या चीज़ है, कैसे करता है, और हमारे डिफेंस में क्या क्या इसका रोल है, कि किस तरह से हमारी जो तैयारियां हैं किस किस हिसाब की तैयारियां हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आज भी हम आगे उसी हिसाब से करेंगे और आपके इस पे काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा आपके हर जगह इसको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, अलग अलग टाइप के काम कर रही है और उसकी अप्रोच क्या है। तो कल मैंने तेजस के बारे में बताया आपसे, कल मैंने विक्रांत, विक्रमादित्य, जितने भी हमारे, चाहे हमारा वॉरशिप्स हों, चाहे हमारे एयरशिप्स हों, चाहे हमारी आर्मी का डेवलपमेंट हो, तो कल मैंने उसके बारे में बात किया था। आज मैं बात करूंगा जैसे अलग अलग चीज़ें हैं कि किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या किया कि हमने अग्नि प्राइम को किया, आपने देखा होगा पृथ्वी किया, नाग किया, त्रिशूल किया, अलग अलग वर्जन को हमने टेस्ट फायर करते रहते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि इससे इस टेस्ट फायर से हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, ताकत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो अलग अलग तरीके से हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले काम कीजिए कि हमारे जो सबमरीन्स है, जो जैसे सबमरीन का मतलब समझते हो, जो समंदर के अंदर होती है, मतलब समंदर के अंदर होती हैं और समंदर के अंदर सारी एक्टिविटी करती हैं। इनमें बड़े बड़े मिसाइल टारपीडो लगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबमरीन्स काम करती हैं। तो हमारे देश में क्या हुआ, सबमरीन की शुरुआत जो मानी गई है 1919 का जो एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और इंडिया के बीच में, 1999 में फ्रांस और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था। जैसे ही देखो शुरू में तो आपको पता ही है कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था बहुत सारा। अगर आपको पता हो, पुराना जानते हो, तो 1974 में हमने पहला पोखरण किया था, पहला एटॉमिक परीक्षण किया था ना हमने, पहला 1974 में किया था। तो 74 के टाइम पे अमेरिका डोमिनेट करता था। अमेरिका देखा जाए तो पूरा यूएनओ अमेरिका के पास था, आज भी है। तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग गए और सैंक्शन लगने का मतलब ये हुआ कि हमसे कोई टेक्निकल ट्रांसफरिंग नहीं करेगा, कोई हमको पैसे नहीं देगा, कोई हमको यूरेनियम नहीं देगा, कोई हमको किसी प्रकार के वॉर हेड का नहीं करेगा, कोई भी डील नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास अगर देखा जाए तो हम अछूत हो गए कि अब हमें कोई टेक्निकल ट्रांसफरिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब क्या हुआ, शुरू में तो हम किसी तरह से, आपने देखा होगा हमने बहुत सारे काम किए, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स खोले हमने, अपने रोहिणी फर्स्ट, आर्यभट्ट, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किया लेकिन धीरे धीरे किया। जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ, रियलिटी है। लेकिन 1991 के बाद हमने जैसे ही एलपीजी अप्लाई किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हमने अप्लाई कर दिया। अमेरिका को क्या चाहिए था, अमेरिका चाहता था कि हमें हमारा बाजार मिल जाए। उसको मेन मोटिव उसका क्या था, इंडिया को अपने ग्रुप में शामिल करना। जब देश आज़ाद हुआ था तो वो चाहता था अपने ग्रुप में शामिल करना, और ग्रुप में शामिल करने का मोटिव क्या था कि इंडिया का रॉ मटेरियल उसको मिल जाए और इंडिया का क्या मिल जाए, मार्केट मिल जाए, जो कि हम शामिल नहीं हुए। जब शामिल नहीं हुए तो उसको ना रॉ मटेरियल मिला ना मार्केट मिला। अब अमेरिका हमसे नाराज तो हमारे लिए आए दिन बाधा उत्पन्न करता रहता था। लेकिन 1991 में सिचुएशन एक ऐसी बनी कि उस समय क्या हुआ कि हमारे पास सोचो 10 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, विदेशी मुद्रा। भाई हम कोई भी सामान खरीदते हैं डॉलर में खरीदते हैं ना, यूएस डॉलर हमारे पास बचा ही नहीं, सिर्फ 10 डेज का डॉलर बचा हुआ था हमारे पास। हम बड़ी बुरी स्थिति में थे। तो जब पैसे नहीं होंगे तो हम पैसा किससे उधार मांगेंगे, आईएमएफ से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक होता है, जिससे कि वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड, ये दोनों ही 1945 में बने थे। इनका हेड ऑफिस कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और हम जो किसी भी देश को अगर कर्ज की जरूरत होती है, जैसे पाकिस्तान को अभी देखो, अभी आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आईएमएफ ने उसको कर्ज दिया। ऐसे अभी श्रीलंका मांग रहा है हमको भी दे दो कर्ज। तो अगर किसी देश को जरूरत पड़ती है तो आईएमएफ इसको कर्ज देता है। ऐसे इंडिया को दिक्कत आई तो इंडिया ने भी आईएमएफ से कर्ज लिया। आईएमएफ ने लेकिन कर्ज देने से पहले वो शर्तें लगाता है। शर्तें क्या लगाई कि हमारी बातों को आपको मानना पड़ेगा।
अब बातें क्या माननी है, वही माननी है लगभग कि आप अपना अपना मार्केट खोल दो पूरे। हम अपना मार्केट क्यों नहीं खोल रहे थे कि भाई हमारे देश में अभी हम उस टाइप का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था कि हम किसी कंपटीशन कर सकें किसी आउट ऑफ कंट्रियों से, तो कंपटीशन नहीं कर सकते थे। तो अभी जब तक कंपटीशन नहीं कर सकते तब तक तो अपने व्यापार को बचाना जरूरी होता है ना। एक लेवल के बाद जब हम कंपटीशन करने लायक हो जाएंगे तो हम फिर वही हम मार्केट खोल देंगे। जब मार्केट खोल देंगे तो क्या होगा कि एक तरह से हम कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन फिर हमने 1991 में हमने अपना मार्केट खोल दिया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया। लाइसेंस सिस्टम होता था ना पहले, हर चीज़ में लाइसेंस। सोचिए एक ज़माना था, मेरे घर में पहली टीवी आई थी, कलर टीवी आई थी उस ज़माने में, सोचिए 28,000 की। 28,000 की वैल्यू थी उस ज़माने पे। उस ज़माने जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस समय 28,000 की कीमत कम से कम आज के 3 से 4 लाख की कीमत होगी अगर आप रेट की बात करो, क्योंकि उस समय जो सैलरी होती थी कम होती थी। पता चला 5,000 10,000 सैलरी होती थी फादर लोग की। और सोचिए उस ज़माने पर 28,000 की टीवी आती थी। 28,000 को मतलब टीवी को लग्जरी प्रोडक्ट बोला जाता था। लेकिन आज सोचिए 28 से 30,000 में आपको कम से कम 54-56 इंच की टीवी मिल जाएगी। इतनी बड़ी टीवी कहो, इससे ये तो इतनी बड़ी तो नहीं, इससे थोड़ा छोटी तो मिल ही जाएगी आपको। अब अंतर आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि उस समय 3-4 कंपनियां हुआ करती थी, इंडियन कंपनियां ही थी, कंपटीशन था नहीं, रेट ज़्यादा था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज दुनिया भर की कंपनियां आ गई हैं। आज आप देख लो ना, आप कितने सारे नाम आप खुद जानते होंगे जो विदेशी ब्रांड हैं। अब 25 से 30,000 में आपको बेहतरीन टीवी मिल जाएगी। पहले वो भी बहुत बड़ी टीवी नहीं थी, छोटी ही थी, लेकिन सोचो उस ज़माने में 28,000 मायने रखता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है। तो हमने क्या किया, हमने अब डेवलपमेंट, हमारे मार्केट खुल गया, अमेरिका भी दोस्त हो गया, अमेरिका ने विरोध करना बंद कर दिया और उसने 1998 में हमसे सिविल न्यूक्लियर डील करने की बात चली। और उसके बाद से फ्रांस वॉज द फर्स्ट पर्सन, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने हमारे साथ क्या किया, बिजनेस किया, डील किया। और 1999 में वो हमको सबमरीन देने के लिए तैयार हो गया। तो ये डील हुई और सोचिए अभी हमारे पास 22 नॉर्मल सबमरीन्स हैं और जो 6 सबमरीन्स हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर है। तो देखो सबमरीन 2 टाइप की होती है। पहले डीजल सबमरीन आया करती थी, डीजल के बाद फिर बैटरी सबमरीन आई, अभी जो चल रही बैटरी वाली चल रही है। और तीसरा जो आई है अपग्रेडेड वर्जन न्यूक्लियर सबमरीन। अब तीनों में अंतर क्या है देखिए कि जैसे डीजल वाली होगी, डीजल को जलाने के लिए बार बार ऊपर आना पड़ेगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बैटरी सिस्टम अप्लाई किया। लेकिन बैटरी को भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, डीजल से ही मिलेगी ना। और डीजल को जलाने के लिए आपको बार बार ऊपर आना पड़ेगा, तो सबमरीन किस बात की, नीचे आना चाहिए ना। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम्स को नीचे, पानी के नीचे रहना चाहिए। तो लेकिन ये न्यूक्लियर सबमरीन में क्वालिटी होती है कि न्यूक्लियर सबमरीन आपको पता है यूरेनियम से बनता है और यूरेनियम को आप बहुत बार यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। 16 to 17 टाइम्स आप कई बार यूज कर सकते हो, तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए अब इंडिया गवर्नमेंट अब क्या चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम सबमरीन बनाएं, न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं अब हम। लेकिन अभी हम बनाने की कैलिबरिटी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमने अभी फ्रांस से 6 सबमरीन, अभी 2022 में लास्ट दिसंबर तक हमारी 6 सबमरीन का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारे पास 6 सबमरीन्स हो जाएंगी जो कि न्यूक्लियर सबमरीन कहलाएंगी। लेकिन जो 22 सबमरीन जो बता रहा हूँ बैटरी चलने वाली और डीजल चलने वाली सबमरीन है। तो 22, 6, 28 सबमरीन हो जाएंगी टोटल। लेकिन अंतर यही है कि जो 22 सबमरीन है वो बैटरी और डीजल चलने वाली है, उनकी कैपेसिटी या उनकी पानी के अंदर रहने की क्षमता कम है। लेकिन जो 6 सबमरीन हमने लिया है, इससे लिया फ्रांस से लिया है, वो सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और एक्टिविटी को अप्लाई कर सकती हैं। अब लंबे समय तक रहने वाली टेक्नोलॉजी का नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं AIP टेक्निक। वो टेक्निक क्या होती है, AIP, सुनिएगा AIP है क्या। ये सबमरीन में AIP इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन। ठीक, तो ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, सबमरीन्स की बात कर रहा हूं, सबमरीन। ठीक, तो ये सबमरीन जो है तो ये सबमरीन की जो ताकत होती है ये किससे आती है, AIP किस में लगा होता है, न्यूक्लियर सबमरीन में लगा होता है, न्यूक्लियर सबमरीन में लगा होता है। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर सबमरीन में ही AIP, इसको क्या बोलते हैं, AIP टेक्नोलॉजी बोलते हैं।
ठीक है, इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन, प्रोपल्सन। ये हम किससे लेना चाहते हैं? एक्चुअली फ्रांस जो हमें 6 जो हमें सबमरीन देने वाला, न्यूक्लियर सबमरीन जो दे रहा है, अभी तक 5 दे चुका है, एक और देने वाला है, कंप्लीट 6 हो जाएगी। उससे हमारी डील, आपको पता ही है कि हम कोई भी आर्म्स तब खरीदते हैं जब आपको टेक्निकल ट्रांसफरिंग आप करोगे। अगर आप टेक्निकल ट्रांसफरिंग नहीं करते और 40% आपको पैसे भी क्या करना होगा, इंडिया में ही इन्वेस्ट करना होगा। हमारी 2 कंडीशन होती है कि टेक्निकल ट्रांसफरिंग, और दूसरा 40% जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसका 40 मतलब जो कमाओगे उसका 40% इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। ये हमारी 2 कंडीशंस हैं। तो यहाँ की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है नेवल कंपनी, नेवल कंपनी। तो नेवल कंपनी हमको क्या कर रही है, 6 न्यूक्लियर सबमरीन दे रही है, 6 न्यूक्लियर सबमरीन दे रही है। ठीक है, तो ये जो नेवल कंपनी है, ठीक है, ये जो नेवल कंपनी है, ये हमको 6 न्यूक्लियर सबमरीन दे रही है। अब इसमें क्या हुआ था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि भाई न्यूक्लियर सबमरीन आप दोगे लेकिन आपको टेक्निकल ट्रांसफरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन टेक्निकल ट्रांसफरिंग उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। क्योंकि नहीं करेंगे क्योंकि वो ये टेक्निक देना नहीं चाहता, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन देना नहीं चाहता। तो यही सारी कहानी है, थोड़ा सा याद रखिएगा। AIP टेक्निक्स क्या होती है, इसका क्या यूज है, कैसे काम करती है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब आपको याद, मैं इसमें आया क्यों, मैं इसलिए आया क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि आज तक हमारे पास किन किन नामों से सबमरीन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डालिए पावरफुल सबमरीन इन इंडिया। हेडिंग डालिए पावरफुल सबमरीन इन इंडिया। ये देखिए, तो पावरफुल सबमरीन इन इंडिया, तो हेडिंग ऐसा कर लीजिए, पहले इधर नेम डाल दीजिए, नेम, फिर दूसरा लिख लिया डेट ऑफ कमीशन, ठीक, डेट ऑफ कमीशन एंड टाइप्स। ये टाइप्स 21 टाइप की है, ये तीनों आप लिख सकते हैं। तो पहला नाम लिखिए, जो सबसे पहला आता है, इसको बोलते हैं चक्र। पहली जो है चक्र है, ठीक, तो चक्र है। और ये कब आई थी, 4 अप्रैल, और ये एटॉमिक 21 टाइप की है, एटॉमिक है। ये न्यूक्लियर सबमरीन है, एटॉमिक टाइप्स, ठीक है। और ये क्या हुआ, 4 अप्रैल 1983, ठीक, ये आई थी। और ये है जो कि कहलाती है एटॉमिक। तो ये किस क्लास की है, एटॉमिक क्लास की है, और इसका नाम क्या है, चक्र। तो चक्र सबमरीन है, ठीक है। ठीक है, तो चक्र, ये चक्र एटॉमिक क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट नाम आओ लिख लीजिए, सिंधु घोष, ठीक है। तो सिंधु घोष का जो डेट है 12 जून 1987, 12 जून 1987, ठीक है, 1987। ये किस टाइप की है, डीजल। ये किससे चलेगी, डीजल चलती है, डीजल। तो डीजल है, तो इसका तो अब सब डीजल वाली है, एटॉमिक वाली चक्री कहलाती है, ठीक है। आगे लिख लीजिए, सिंधु के बाद सिंधु राज लिख लीजिए। अब सिंधु क्लास ही चलेंगी, सिंधु राज। नेक्स्ट है सिंधु राज, सिंधु राज।
सिंधु राज, ठीक है। इसका थोड़ा डेट सुधार लीजिएगा, चक्र का 1987 है, 83 के बजाय 87 लिख लीजिए, ठीक है। तो सिंधु तो इसमें क्या लिखा मैंने, सिंधु घोष, इसके बाद सिंधु राज। सिंधु राज का डेट है 20 अक्टूबर 1987, 20 अक्टूबर 1987, 1987 में इसको किया। ये भी डीजल क्लास है, जो टाइप क्या है, डीजल है, बोलिए। हाँ 1987 के हैं सिंधु राज। और इसके बाद नेक्स्ट है सिंधु वीर। सिंधु वीर ये 26 अगस्त 1988 में आया था, 26 अगस्त 1988। इसके बाद रथ है, सिंधु रथ। हाँ ये डीजल, सारा डीजल है भैया, अब डीजल ही है, जो होगा बता दूंगा। सिंधु रथ, RATH रथ, सिंधु रथ, सिंधु रथ हो गया। सिंधु रथ के बाद लिख लीजिए, सिंधु रथ का डेट है 22 दिसंबर 1988, 22 दिसंबर 1988 को ये डिप्लॉयड किया गया। इसके बाद लिखिए सिंधु केसरी। सिंधु केसरी ये 4 जैन 1990 को किया गया, 4 जैन 4 जनवरी 1990। इसके बाद सिंधु विजय आया, सिंधु विजय, सिंधु विजय, सिंधु विजय ये आया 1991 में, डेट है 8 अगस्त 1991। इसके बाद है सिंधु शस्त्र। सिंधु शस्त्र, शस्त्र लिख लीजिए, SASTRA, सिंधु शस्त्र 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2000 को इसको लगाया गया। ठीक है, सिंधु शस्त्र हो गया। अब आ जाइए शिशुमार, SHISUMAR, शिशुमार, SHISUMAR, शिशुमार, SHISUMAR, शिशुमार। ये आया 22 सितंबर 1986, 22 सितंबर 1986। इसके बाद लिखिए शंकु, हाँ 22 सितंबर 1986। इसके बाद लिखिए शंकुश, SHANKUSH, SHANKUSH, शंकुश, SHANKUSH। ये 20 नवंबर 1986। इसके बाद लास्ट है सालिकी, SHALIKI, सालिकी। ये हुआ था 7 सितंबर 1992, 7 सितंबर 1992। तो ये है पूरा हमारी जो ये है पावरफुल सबमरीन जो हमारे पास हैं। इतने नामों की अलग अलग नाम आप अलग अलग टाइम पे सुनते रहते हो, ठीक है। तो अब लिख लीजिए स्कॉर्पियन सबमरीन। इसका मतलब क्या होता है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारे यहाँ भी चल रही है, नया वर्जन आया है। स्कॉर्पियन सबमरीन होती क्या है, लिख लीजिए। हाँ, दिस सबमरीन डेवलप्ड बाई, दिस सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास की बात कर रहा हूं, जो अभी मॉडर्न अभी चल रही स्कॉर्पियन क्लास चल रही है। दिस सबमरीन डेवलप्ड बाई, दिस सबमरीन डेवलप्ड बाई फ्रांसीसी नेवल, दिस सबमरीन डेवलप्ड बाई फ्रांसीसी नेवल, दिस सबमरीन डेवलप्ड बाई फ्रांसीसी नेवल, निर्माण दिशा, फ्रांसीसी नेवल, हाँ निर्माण दिशा नाम है उसका, निर्माण दिशा। एंड स्पेनिश नेवेनिटा, एंड स्पेनिश नेवे, NAVANITA, एंड स्पेनिश नेवेनिटा कोऑपरेशन, NAVANTIA,
Nevenita. Cooperation and this is a diesel electric attack submarine, and this is diesel electric attack submarine. This is diesel electric attack submarine. ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए स्कॉर्पियन, इसका थोड़ा सा अभी जो लॉन्च हुई है स्कॉर्पियन करंज हुई है, स्कॉर्पियन करंज लिख लीजिए। आईएनएस स्कॉर्पियन करंज इज द पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। करंज की स्पेलिंग है KARANG। स्कॉर्पियन करंज, इसको कहाँ किया गया है? मुंबई नेवल डॉकयार्ड, मुंबई नेवल डॉकयार्ड। फिर से बोल रहा हूँ, स्कॉर्पियन करंज KARANG करंज इज द पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। करंज याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में आएगा करंज। ये कहाँ पे बनी? ब्रैकेट में लिख लीजिए मुंबई नेवल डॉकयार्ड। दिस इज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, दिस इज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, दिस इज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग 6 सबमरीन, मैन्युफैक्चरिंग 6 सबमरीन supported by the France Naval Group, supported by France Naval Group। अब इसकी क्वालिटी लिख लीजिए। स्कॉर्पियन सबमरीन मूव टू सपोर्ट, स्कॉर्पियन सबमरीन मूव टू सपोर्ट of diesel electricity, move to support diesel electricity and to known Calvary series, and to known Calvary KALVARI, and to known Calvary series। ब्रैकेट में लिख लो वेस्टर्न कमांड, डिप्लॉयड इन वेस्टर्न कमांड। इसको कलवरी को कहां डाला गया? वेस्टर्न कमांड। दिस सबमरीन include missile torpedo, this submarine include missile torpedo, TORPIDO। टॉर्पीडो क्या होता है? अटैक करती है, जो मिसाइल्स होती हैं पानी के अंदर, तो टॉर्पीडो अटैकर्स होते हैं, ठीक है। टॉर्पीडो एंड इनटू सी माइंस स्प्रेड अटैक ओवर एनिमी, एंड इनटू सी माइंस स्प्रेड अटैक ओवर एनिमी, अटैक ओवर एनिमी, ठीक है। तो क्या करता है ये, इसकी खासियत क्या है? देखो खासियत ये होती है कि जैसे ये क्या करेंगे, टॉर्पीडो से अटैक करेगा, और इतना अटैक है कि अगर वो कहीं घुसे हुए हैं, छुपे, जैसे आपने देखा समंदर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि पहाड़ सिर्फ ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के अंदर भी एक अलग दुनिया है, वहाँ अलग जीव जंतु, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी माइंस हैं। तो अगर ऐसी जगहों पे भी अगर कोई छुपता है या किसी पे अगर डिस्ट्रॉय करना है तो टॉर्पीडो से अटैक कर सकते हैं। भाई सबमरीन में क्या होती है? टॉर्पीडो लगी होती हैं। अगर मान लीजिए कोई अंदर से आ रही है, अब ये बताओ सबमरीन की लड़ाई नहीं होगी? भाई हमारे पास भी सबमरीन है, चाइना के पास भी सबमरीन है, और देशों के पास भी है। तो सोचिए अंदर ही अंदर, समंदर के अंदर की लड़ाई अलग है। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं, जो AIP टेक्निक मैंने बताया आपको, ये बताने का मेरा मोटिव ये है कि अभी हमारे पास इस टाइप की टेक्निक है नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये टेक्निक के द्वारा हम खुद अपना इंडिजिनस, जैसे आपने कल पढ़ाया था आपको विक्रांत, विक्रमादित्य, ये सब युद्धपोत है, ये सब हमने खुद बनाए हैं, 70% हमारा है। तो हम चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को हम स्वयं बनाएं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? टेक्नोलॉजी को लेकर।
अगर आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आप कैसे करोगे? और टेक्नोलॉजी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? वॉरो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे नेवल, तो ये नेवल ग्रुप ने मना कर दिया, लेकिन कोई और देगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबमरीन्स का करेंगे। सबमरीन का मतलब यही है, पानी के अंदर की जो एक्टिविटी है और जो पानी के अंदर की जो वॉरफेयर होगा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीडेटर्स ड्रोन्स होते हैं। आपको अभी तक आपको लगता था, अभी मुझे भी यही पता था कि ड्रोन जो होते हैं सिर्फ आकाश में उड़ते हैं। अब सोचिए पानी के अंदर भी ड्रोन आ रहे हैं। चाइना क्या करता है, हमारे इंडियन ओशियन में अपने ड्रोन्स को भेजता है। अब अभी तक हमें यही नहीं पता था कि ड्रोन पानी के अंदर भी होते हैं, लेकिन जब से हमें 2 सालों से पता चला है, तो हम लोग अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन जो अमेरिका हमें देने वाला है, तो अमेरिका से भी हम ले रहे हैं और साथ में हम खुद भी बना रहे हैं। हमारी जो कानपुर IIT है, कानपुर IIT में हम ऐसे ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं जो पानी के अंदर 8 से 10 किलोमीटर तक अंदर जाके पूरा देख सकता है। भाई ड्रोन क्या करेगा, ड्रोन जैसे चाइना मान लीजिए अपना ड्रोन के मीडियम से हमारे यहाँ इंडियन ओशियन में इंटर करेगा, उसको रोकने के लिए, उसको भगाने के लिए भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। अभी तो ठीक है पानी के बाहर, अभी पाकिस्तान पोस्ट में या कहीं भी हमें ड्रोन्स दिखते हैं तो हमको खदेड़ देते हैं। एंटी ड्रोन मिसाइल तक हमारे पास आ गई हैं, एंटी ड्रोन गन्स पाई जाती हैं। अभी इजराइल ने हमें क्या दिया, एक बंदूक दिया है, उस बंदूक में एक इमेजर दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, ड्रोन को अगर देखा है तो हम इमेज देख के लॉक कर देंगे और जो फायर होगी वो गोली उसको ढूंढ के मार के आएगी। भाई क्योंकि कोई चीज़ स्टेबल तो है नहीं, मोमेंटम में है। तो जैसे मिसाइल आजकल हम बनाते हैं कि जो ढूंढ के मार के आती है, ऐसे ये बना रहे हैं। तो सोचो हमको अलग अलग देशों से इक्विपमेंट ले रहे हैं जैसे कि ड्रोन्स को मार। आज ड्रोन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आप पाकिस्तान बॉर्डर में जाइए तो वहाँ आपको अलग अलग टाइप में, कभी आपको ड्रग्स, हेरोइन, गांजा, चरस, ये सब वहाँ से सोचो ड्रोन के मीडियम से गिराया जाता है पर्टिकुलर जगह पे। आर्म्स गिराए जाते हैं, आर्म्स गिराए जाते हैं कि टेररिस्ट इंटर कर जाए और आर्म्स उसको पर्टिकुलर जगह से मिल जाए। ये तक हो रहा है। सोचो ऐसे ऐसे हैवी ड्रोन्स आ गए हैं जो पूरी इमेज ले लेते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा करके वापस हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले छोटे छोटे कबूतर के रूप में बनाए जाते थे, डमी कैरेक्टर बनाते थे। कबूतर उड़ता था और वो क्या करता, मुखबिरी करता। लेकिन अब प्रॉपर ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन को मारने के लिए एंटी ड्रोन मिसाइल तक डेवलप कर ली गई है कि अगर ड्रोन घुसता है तो उसको खदेड़ दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। ऐसे सोचो पानी के अंदर हो गया है, तो इसीलिए प्रीडेटर्स ले रहे हैं। याद रखिएगा प्रीडेटर क्या है, ड्रोन है जो अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका हमें दे रहा है। हमने अमेरिका से लिया भी है, लेकिन हम अपना खुद बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए उस प्रक्रिया में है और लगभग बन भी चुका है। तो अब हमारे जो निगरानी समंदर के अंदर की निगरानी करेगा वो ड्रोन करेगा। ठीक, तो याद रखिएगा प्रीडेटर्स वगैरह जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ये सब चीज़ों का मतलब है। अब आते हैं हम लोग कि हमारे पास किस टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं, आखिर कितने एयरक्राफ्ट्स हैं और क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो देखिए हमारा जो एयरक्राफ्ट है, हमारे पास कितने हैं, हमारी क्षमता क्या है, आखिर हमारी जो वॉरफेयर क्षमता है तो किससे आती है, हथियारों से आती है। और हथियार जैसे होंगे, जिस टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे हम वही कर पाएंगे। तो हमारे सबसे बड़ी बात है तो एयरक्राफ्ट, ये देखिए अब हमारे पास क्या क्या एयरक्राफ्ट है। तो पहला तो आप देखिए सबसे ताकतवर जो एयरक्राफ्ट माना जाता है डसाल्ट रफाल, है ना। तो डसाल्ट रफाल, ये देखिए। तो ये रफाल हमने लिया कहाँ से है, तो आप हमारे पास एक टोटल नाम लिख लीजिए। ये हमने लिया फ्रांस, और हमारे पास हैं कितने, इस समय हमारे पास 35 है। तो हमारे पास कितने हैं, 35 है, और अभी 8 और लेने वाले हैं, लेकिन उसमें हम लोग उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं। DASAULT, DASAULT कर लो, DASAULT, डसाल्ट कंपनी है, डसाल्ट कंपनी है, नवीन नाम है रफाल। ठीक है, तो डसाल्ट रफाल जो है ये इसका बेसिक नेचर क्या है, ये मल्टी रोल है। इसको लिख लीजिए मल्टी रोल, ये मल्टी रोल है। और इसमें जो मिसाइल तीन टाइप की मिसाइल लगी हुई है, याद रखिएगा 3 टाइप की मिसाइल्स। इसका नाम जो अलग अलग है, जैसे पहला का नाम है स्कल्प, दूसरा का नाम है हैमर,
हैमर, और तीसरा का नाम है मैट्रियोट, मैट्रियोट। ये देखिए, ये 3 टाइप की मिसाइल है, स्कल्प, हैमर और मैट्रियोट। बिल्कुल लिख लीजिए। देखिए जैसे स्कल्प क्या है, सरफेस टू एयर है, ये सरफेस टू एयर, और ये इसकी रेंज कितनी है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अटैक विदाउट एंटरिंग, विदाउट एंटरिंग या विदाउट एंटरिंग क्रॉस बाउंड्री, इसको लिख लीजिए, विदाउट एंट्री क्रॉस बाउंड्री। इसकी खासियत क्या है कि ये बिना अंदर गए, ये बॉर्डर से ही, जैसे मान लो चाइना में अटैक करना है तो चाइना में जैसे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहीं से सोचो अटैक करेगा 500 किलोमीटर और मिसाइल जाके पर्टिकुलर शहर को उड़ा देगी धड़ाम। ये खासियत है इसकी, इसको अंदर जाना नहीं है। लिख लीजिए, स्कल्प का है सरफेस टू एयर 500 किलोमीटर अटैक विदाउट एंटरिंग क्रॉस बाउंड्री, विदाउट एंटरिंग क्रॉस बाउंड्री। ठीक, स्कल्प की खासियत 500 किलोमीटर दूर के टारगेट को मार सकता है, तो ये क्या है, सरफेस टू एयर है। ठीक, दूसरा आता है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। इसकी खासियत है, पहली बात तो ये क्या आता है, इसको राडार जो है, इसको लिख लीजिए, राडार इज नॉट इंटरसेप्ट radar is not intercept because this missile flying low level, because this missile flying low level 40 किलोमीटर, लो लेवल, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं चलता है, नीचे ही रहता है, काफ़ी लो लेवल पे रहता है। इस वजह से क्या करता है, हैमर को डिटेक्ट नहीं कर पाता राडार। ये बनाया ही इस गया था, लिख लीजिए, राडार इज नॉट इंटरसेप्ट बिकॉज इट्स फ्लाइंग लो लेवल, और ब्रेकेट में निकलना 40 किलोमीटर, मच फार, 40 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता। तो अब देखिए, आप समझिए बात को, रडार क्या होता है, रडार जब तक, जैसे उसके पास, आपको पता है कि हमारे पास S-400 नहीं था उस समय, जब गलवान चालू हुआ, तो उस समय अगर देखा जाए तो नहीं था उस समय। तो जब नहीं था तो हमें अपना बचाव करना है कि नहीं करना, तो हमने भाई अब ये है कि उसके पास S-300 है, हमारे पास S-300 क्या है, मिसाइल सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके अगल बगल घेरा बना देगा कि कोई भी मिसाइल मारोगे वो अंदर ही नहीं आएगा। तो जैसे है ना, आप लोग, मैंने कल भी बताया था आप लोग को, जैसे रसिया का कौन सा है, रसिया का मिसाइल सिस्टम, रसिया S-400 है, इसको हमने लिया है, हमने ले लिए ना, तो 400 किलोमीटर पहले ही ये बता देगा कि आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है और मिसाइल को रोक देगा, अंदर ही नहीं आने देगा। दूसरी मिसाइल जैसे आयरन डोम है, आयरन डोम, ये कहाँ की है, इजराइल की है, इजराइल। तीसरा आता है थॉट, तो थॉट कहाँ की है, USA की है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम। ये देखिए एंटी मिसाइल सिस्टम है ये। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि आपकी बाउंड्री के अंदर, इसको लिख लीजिए, आपकी बाउंड्री के अंदर घुसे बिना, आपकी बाउंड्री के अंदर आए बिना क्या किया जाए, मिसाइल को रोक दे, ये एंटी मिसाइल सिस्टम। तो ये क्या करता है, अब इसके पास S-300 था चाइना के पास, हमारे पास तो था नहीं उस समय पे, तो हमको ऐसा चाहिए था कि हम ऐसे अटैक करें जिससे कि डिस्ट्रॉयमेंट ज़्यादा हो। तो हमने किसका यूज किया, हैमर का यूज किया। हैमर का मतलब हथौड़ा। ये क्या करता है, अच्छा लड़ाई भी कहाँ होनी है, हार्ड सरफेस में। भाई ये बताइए, आज गलवान घाटी के बगल में क्या है, सारा हार्ड सरफेस है, पहाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, दर्रे हैं बड़े बड़े, लोग उसी में ना अपना बैलेंस बनाएंगे, घुसेंगे, आर्म्स रखेंगे। तो ये हैमर क्या करेगा, लड़ाई अगर होती है तो इसके जितने भी बंकर्स हैं, जितने भी हार्ड सरफेस एरिया है, सब तोड़ देगा, रोड डिस्ट्रॉय कर देगा, पुल तोड़ देगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा। जब आप रसद खराब होगी, रोड खराब होगी, पुल टूट जाएंगे, तो आप क्या होगे, आप हमेशा लड़ाई में ज़्यादा आगे तक होगे। थॉट THOD।
तो इस तरह से जैसे अभी क्या किया है, अभी इजराइल ने क्या किया, एरो 3 बनाया है। एरो 3 क्या है, उसका काम है कि वो ऐसा सिस्टम है जो एंटी बैलास्टिक मिसाइल को, जो जैसे मिसाइल दो टाइप की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलास्टिक मिसाइल। क्रूज क्या होती है, पैरेलल चलती है, जैसे पैरेलल चलेगी, दिस इज कॉल्ड क्रूज मिसाइल। और बैलास्टिक मिसाइल ऊपर अंतरिक्ष में जाती है और फिर नीचे गिरती है। उसको रोकने के लिए भी अभी इजराइल ने नया बना, अभी लिखाऊंगा आपको नेक्स्ट, उसमें एरो 3 बनाया है, वो एंटी बैलास्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, कि अगर कोई बैलास्टिक मिसाइल आती है तो उसको रोक देगा वो। मतलब एटमॉस्फेयर में गई और जैसे ही नीचे आएगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो मार के गिरा देगा उसको। तो ऐसी ऐसी मिसाइलें बन रही हैं, ठीक है। तो हैमर का काम ये होता है। तीसरा है मेट्रोट। मेट्रोट क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। मेट्रोट कौन सी है, इसको भी लिख लीजिए, ये है एयर टू एयर, एयर टू एयर। हैमर क्या है, हैमर पैरेलल क्रूज मिसाइल टाइप की है और 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, वो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है, और ये एयर टू एयर है। मेट्रोट एयर टू एयर है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की मिसाइल क्या लगी हैं, रफाल में लगाई हैं, जो कि इसको ताकत बढ़ाती हैं, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो ये है डसाल्ट, रफाल। दूसरा लिख लीजिए, सेकंड नंबर है सुखोई। सुखोई लिख लीजिए, सुखोई M30 रसिया, मल्टी रोल है। सुखोई Su-30 रसिया। इसके कितने हैं, 272 हैं हम लोग के पास। कितने हैं, Su-30 जो है हमारे पास इस समय कितने हैं, 272 है। और हमने कहाँ से इसको लिया है, रसिया से लिया है। तो देखिए हमारे पास ये सुखोई है, जो कोई सुखोई काम करेंगे क्या, यही करेंगे। ये भी मल्टी रोल है, इसका भी काम क्या आया था, मल्टी रोल, ये भी मल्टी रोल है, ठीक है। सुखोई के बाद आगे बढ़िए, इसके बाद आता है HAL तेजस। अभी तेजस को तो कल पढ़ाई था आपको मैं, लिख लीजिए। इसको किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये HAL तेजस, ये हमारा इंडिया का है, हाँ ये इंडिया का है हमारे पास। और अभी हमने करीब 24 है, और भी ऑर्डर्स होते जा रहे हैं। अब तो हम बाहर कंट्री को भी दे रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो HAL क्या है, तेजस 24। इसके बाद आ जाइए MiG-29, ये भी, इसके नीचे भी आप मल्टी रोल लिख लीजिए, मल्टी रोल। इसका भी काम क्या है, कई अलग अलग काम करता है। इसके बाद आ जाइए MiG-29, MiG-29, ठीक है। तो MiG-29 जो है हमारा, ये हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है, ये भी रसिया का है। जैसे MiG-21, 29, ये भी मल्टी रोल है, ठीक है। इस कितने हमारे पास हैं, MiG-29 जो हमारे इस समय हमारे पास है करीब 65 के आसपास हैं। और हमारे पास MiG-21 भी है, MiG-29, 21 अभी बल्कि ऑफर दे रहा है M35 के लिए, M35 के लिए ऑफर दे रहा, अभी लिया नहीं हमने, वो ऑफर दे रहा, और भी देश ऑफर दे रहे हैं। हम देखेंगे जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, मिराज, MIRAGE, मिराज। तो मिराज है, तो मिराज कहाँ का है, फ्रांस का है। तो मिराज है कहाँ का, फ्रांस का है, ठीक है। मिराज 2000 लिख लीजिएगा, मिराज 2000 फ्रांस। इस समय हमारे पास 51 है, कितने हैं इस समय हमारे पास, 51। तो मिराज जो है, मिराज फ्रांस का है, 51 है। इसके बाद देखिए सैपकैट जगुआर, हाँ ये भी मल्टी रोल है। इसके बाद देखिए सैपकैट जगुआर, सैपकैट जगुआर। ये क्या है, ग्राउंड अटैक है, ग्राउंड अटैकर है, यूके का है, ये याद रखिएगा, यूके का है। और ये क्या है, ग्राउंड अटैक है, ग्राउंड अटैक ग्राउंड अटैक है, ठीक है। ये ग्राउंड अटैक के लिए टोटल हमारे पास कितने हैं,
130 हैं, तो टोटल हमारे पास है 130 लिख लीजिए 130 ग्राउंड अटैकर मिराज। इसके बाद लिखिए मिग 21, ये भी है सोवियत यूनियन का है। मिग 21 ये इसको USSR लिख लीजिए, सोवियत रूस, यूनाइटेड सोवियत रूस है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। ये है इंटरसेप्शन INTERCEPTION इंटरसेप्शन। और इसको वाइसन भी बोलते हैं, VISON लिख लीजिए, वाइसन, इंटरसेप्शन वाइसन। और ये कितने हैं हमारे पास, 128 के आसपास है ये। हालांकि बड़े खतरनाक हैं, हम इनको हटाना चाहते हैं। तो ये 128 जो है ये टोटल है। तो इस तरह से ये जो अपनी एक्टिविटी को ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो कि हमारे पास ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि काम करती हैं। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, बस 2 मिनट। जैसे अभी आपने देखा ताइवान वाला मामला आया, ठीक है, ये तो इंडिया की बात हो गई कि इंडिया में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चला। अब हमें तैयारी जो करनी है चाइना के प्रोस्पेक्ट में करनी है, तो चाइना के प्रोस्पेक्ट में किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी ताइवान की इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि ताइवान में आखिर चाइना ने यूज क्या क्या किया, ताइवान में आखिर चीज़ों, जैसे अब ये तो हम अपनी तैयारी बता रहे हैं कि हमारे पास ये पाया जाता है। अब हमको ये देखना है कि चाइना की तैयारी क्या है, क्योंकि एग्जाम आपका जो होगा आपको दोनों को फोकस करना है, अपने दुश्मनों का भी। पहले तो अपनी व्यवस्था देखनी है कि हमारे पास तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास क्या क्या है। अब चाइना क्या क्या यूज करता है मोस्टली, अभी उसने ताइवान को जब ताइवान के ऊपर जब धमकी दे रहा था, तो दिखा रहा था ताइवान को कि देखो हमारे पास क्या क्या है। कई बार तुमने देखा होगा मिसाइल मारा तो ताइवान के ऊपर से गिरा और जापान सी में जाके गिरा, तो क्या दिखा रहा था कि देखो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए क्या क्या है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आखिर चाइना के पास क्या क्या चीज़ है। तो देखिए अब आप लोग लिखना चालू कीजिए। इसके पास पहले तो सेडोंग और लाइनोंग करके 2 वारशिप है। हाँ, तो सेडोंग और लियोनोंग, हाँ, इसमें लिख लीजिए चाइना मिलिट्री पावर एंड एयर एंड नेवल पावर। ये क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुश्मन के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेडोंग और लियोनोंग, LIONING, हाँ लियोनोंग, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये 2 चीज़ हैं जो कि ये क्या है, ये दोनों चीज़ें एयरक्राफ्ट, इनको क्या बोलोगे, इनको बोलोगे एयरक्राफ्ट कैरियर। ये देखिए इसके बारे में हालांकि लिखा चुका हूं मैं, लियोनोंग, सेडोंग, जेडोंग दोनों लिखा चुका हूं मैं, लास्ट क्लास में भी लिखाया है मैंने इसके बारे में। इसकी खासियत क्या है कि भाई ये इनका मतलब क्या, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। देखो जैसे हम लोग अपना कंपेयर करते हैं, जैसे इनके पास ये 2 हैं, हमारे पास क्या है, विक्रांत, हमारे पास विक्रांत है और विक्रमादित्य है, मादित्य। ये देखिए तो हमारे पास विक्रांत है और क्या है, विक्रमादित्य है, 2 हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया है, जैसे हमने इसको 2014 में डिप्लॉयड किया था और इसको 2022 में, अभी पिछले महीने ही किया है हमने। ये 2 हैं, लेकिन जो ये है चाइना है, चाइना के पास क्या है, लियोनोंग और आपका सेडोंग है, 2 है। अब इसको सोचो, इनकी कैपेसिटी हमारे वाले से थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना है कि कैपेसिटी हमसे ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा नहीं है। जैसे इसको जो कमीशन किया गया, जैसे सेडोंग है, लियोनोंग है, तो अब जैसे
जैसे आप देखोगे सेडोंग देखोगे, ये क्या करता है, 70,000 टन इसकी कैपेसिटी है, और जो लेनोंग है इसकी 65,000 है। ये देखिए, इसकी भी टन में देख लीजिए। ये टन क्या करता है, वॉरहेड ले जा सकता है, वॉरहेड मतलब अपने साथ आर्म्स, अपने साथ यूरेनियम पावर, एटॉमिक पावर, जितना भी वॉरहेड चाहिए होता है, मतलब ये 70,000 टन वॉरहेड ले जा सकता है, वॉरहेड्स। और ये कितना ले जा सकता है, 65,000 टन ले जा सकता है ना। और लेकिन हमारे की कैपेसिटी कितनी है, 45,000 टन की है, और इसकी कितनी है, 400 टन्स की है। ये देखिए, ये कैपेसिटी हमारी है। तो हमारी थोड़ा वीकर कैपेसिटी अगर देखा जाए तो, है ना। तो अभी देखा जाए तो ये ज़्यादा सेडोंग लेनोंग जो चाइना वाले, अच्छा ये होते क्या हैं, ये अपने साथ 40 कम से कम 30 से 40 एयरक्राफ्ट हवाई फाइटर जेट्स ले जा सकते हैं। भाई जैसे मान लो जहाज, बड़े बड़े जहाज हैं, उन जहाज़ों में क्या होंगे, फाइटर जेट्स रखे जाते हैं ना। वो फाइटर जेट्स क्या अटैक करते हैं पर्टिकुलर कंट्री में, तो अपने साथ उन जहाज़ों में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, कम से कम 5 से 10,000 फौज लड़ने के लिए, सेलर्स, आर्म्स, वेपन, सारी व्यवस्था वहाँ पे होती है। मतलब एक तरह से चलता फिरता वो क्या है, लड़ाई का जोन है। ज़मीन को तो आप कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको कहीं भी ले जा सकते हो आप। अब सोचो, अभी कल की खबर है कि सोचो ताइवान स्टेट, जो ताइवान, अगर आपने पढ़ा होगा तो चाइना और बीच में, चाइना और ताइवान को अलग कौन करता है, ताइवान स्टेट करता है। उस लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन लाइन बोलते हैं। जैसे हम लोग LAC बोलते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसे मीडियन लाइन, MIDIAN, मीडियन लाइन ऐसी लाइन कहलाती है जो कि चाइना और ताइवान को क्या करती है, अलग करती है। सोचो अभी तक क्या हो रहा था कि चाइना उस पर अटैक कर रहा था, चाइना एक तरह से उसको धमकी से दे रहा था। अभी अमेरिका ने क्या किया, 2-3 दिन पहले अपने 2 जहाज युद्धपोत कहाँ भेज दिए, ताइवान स्टेट में, जो कि छोटा सा स्टेट है। सोचो दो अपने युद्धपोत, वो युद्धपोत क्या दिखा रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें कम से कम 40 से 50,000 टन का वारहेड होगा, उनमें कम से कम 30 से 40 फाइटर जेट्स भी होंगे, उसमें 5 से 10,000 सोल्जर्स होंगे, सेलर्स होंगे, सारी व्यवस्था होगी ना। और उनको सपोर्ट देने के लिए अगल बगल से टारपीडो सबमरीन्स होंगी, उनको सब सपोर्ट आकाश से भी दे रहे हैं, ज़मीन से भी दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह चलता फिरता जंगी जहाज होता है, जो कि लड़ाई के दौरान, भाई अब जब चाइना बहुत कूद रहा था, अमेरिका ने बोला रुक जाओ बेटा, मैं आ रहा हूँ, देख लो तुम मुझे, रोक सको तो रोक लो। क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये क्या होता है, धमकी एक तरह से। भाई अभी तक चाइना धमकी दे रहा था, अब ये तो इतनी धमकी दे दिया कि नैन्सी पेलोसी जो उसकी स्पीकर है उसको बोलता हम हवा में उड़ा देंगे। क्या है, ऐसे उड़ा दोगे? तो वो तो 4-4, 5-5 मैंने कल लिखा भी दिया था, जो लोग कल क्लास में रहे होंगे, मैंने सारे जहाज लिखा दिए, कौन कौन से नाम क्या कहते हैं उन जहाज़ों के। अभी 2 जहाज फिर भेज दिया इसने, अमेरिका ने। तो यही जहाज जो है, तो इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। यही होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स बोला जाता है इनको। ये अपने साथ 30 से 40 फाइटर जेट्स, 8 से 10 हेलीकॉप्टर, 5 से 10,000 सोल्जर्स, आर्म्स, वेपन्स, अगर लड़ाई हो जाए तो चलता फिरता लड़ाई का अड्डा है, उसमें सारी व्यवस्थाएं होती है, यही कहलाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो लड़ाई अब होती है फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से होनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए देखो सेडोंग और लेनोंग, ये दोनों जो हैं, दोनों कैपेसिटी मैंने बता दी है कि 70,000 टन है। वॉरहेड, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता। जितना हथियार आपके पास होंगे उतना देर तक आप लड़ सकोगे ना। अब 70,000 टन सोचो, एक टन में 10 क्विंटल होता है। अब सोचो 70,000 टन है, मायने रखता है। और इसके पास ये, लेकिन हमारे पास कितना है, 45,000 और 45,400। अभी कंपेयर टू कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्पीड देखी जाती है, उसकी स्पीड कितनी है, 59 किलोमीटर पर आवर, हमारी 56 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके, तो अपनी क्षमता उसकी क्षमता को कंपेयर करते हैं। तो ये सेडोंग और लेनोंग की बात हो गई। अब उसके पास और कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, इनके लिख चर्चा कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, जैसे इसके पास, चाइना के पास 5th जनरेशन J-20 है, 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स,
फाइटर जेट्स, ये देखिए, तो पहला इसके पास क्या है, फिफ्थ जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स है इसके पास। अब ये जनरेशन क्या होती है, ये इसको भी समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूँ थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए थर्ड जनरेशन है, तो कुछ ऐसे मौसम जब तूफान आ जाएगा, बहुत साइक्लोन आ जाएगा, उस समय नहीं उड़ पाएगा। फोर्थ जनरेशन होगा जो कि नॉर्मल मौसमों में कोई भी मौसम हो उसमें उड़ सकता है। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन है वो किसी भी मौसम में, ऑल वेदर, चाहे तूफान आ जाए, चाहे साइक्लोन आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में वो फ्लाई करने की कैपेसिटी होती है। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन। मतलब है नहीं है ना, हमारे पास अभी 4.5 तेजस, अभी 4.5 जनरेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग फोर तक में हैं, 4.5 तक में है, फिफ्थ तो है ही नहीं है। तो J-20 जैसे F-35, जैसे ये जो J-20 है ये सबसे तेज है चाइना का। ये किसका कॉपी है? F-35 का। दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट्स किसको बोला जाता है? F-35 को बोला जाता है। अमेरिका के पास F-16 है, F-18 है, F-22 है, ठीक है, F-35 है। तो जो F-35 फाइटर जेट है ये सबसे तेज माना जाता है। तो हम लोग को देने के लिए हालांकि ऑफर दिया, लेकिन हमने मना कर दिया। हमको सिर्फ F-18 और F-22 चाहिए। तो F-22 और F-18 अगर हम हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया गया, पूरी तरह से इसी की कॉपी वर्जन बनाया चाइना ने J-20। तो J-20 क्या है? फिफ्थ जनरेशन है, ऑल वेदर है और तेज है, और एक तरह से F-35 की कॉपी है। उसके बाद बात करते हैं मिसाइल। उसकी जो मिसाइल है, अभी जो ताइवान के ऊपर इसने अटैक किया, उसका नाम है DF-17। तो इसके पास सेकंड नंबर पे क्या है? उसके पास है DF-17। अब देखिए ये जो DF-17 है, इसका टक्कर, अगर DF-17 ये बोल रहा है, लेकिन इसका टक्कर जो है, इसका टक्कर एक तरह से तेजस के साथ था। जैसे अभी क्या हुआ था, मलेशिया, अभी आपको मैंने कल ही पढ़ाया है कि तेजस को बहुत सारे देश लेना चाहते हैं। अमेरिका भी लेना चाहता है, अर्जेंटीना लेना चाहता है, इजिप्ट लेना चाहता है, मलेशिया ने ऑलरेडी 18 ले लिए, पढ़ाया था मैंने कल। तो सोचिए इसकी टक्कर में कौन कौन थे। ऐसा नहीं कि अकेले यही बस था, इसकी टक्कर के लिए इसमें बहुत सारे अलग अलग जहाज भी थे जो कि क्या करना चाहते थे, बेचना चाहते थे मलेशिया को अपने जहाज। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में डिफेंस एक्सपो लगता है, सुना है? डिफेंस एक्सपो का मतलब होता है जैसे बुक फेयर लगता है, देखा होगा प्रगति मैदान में, फिर आपने यहाँ पे ट्रेड फेयर भी लगता है। ऐसे ही डिफेंस फेयर भी अलग अलग राज्यों में लगता है। जैसे अभी दिल्ली में कभी लगेगा, कभी बेंगलोर में लगा, कभी कहीं लगा। इसमें क्या होता है कि इसमें विदेश से बड़े बड़े कंपनी के जो निर्माता होते हैं, ये लोग आते हैं, अपने आर्म्स को शो करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को समझाते हैं कि देखो आर्म्स कितना उपयोगी है आपके लिए। और इंडियन गवर्नमेंट को जो लगता है, जो अच्छा लगता है, उस आर्म्स का वो ऑर्डर देता है। इसको बोलते हैं डिफेंस एक्सपो। ऐसे ही मलेशिया में भी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। उसमें दुनिया भर के जहाज, अलग अलग कंट्रियों के जहाज उस एग्जीबिशन में आए। उसमें हमारा तेजस भी गया। तो तेजस गया तो आप सोचो दुनिया में जहाज, बड़े बड़े जहाज, जैसे साउथ कोरिया का M50 और रशिया का M35, ऐसे इसका क्या नाम है, चाइना का भी JF-17। ये ऑफर किया, JF-17 को ऑफर किया कि आप खरीद लो हमसे, मलेशियन गवर्नमेंट को बोला। लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ने किसको लिया? तेजस को लिया। तो आखिर तेजस को लिया तो तेजस और इसमें कोई खासियत तो होगी ना, कोई डिफरेंस होगा ना। तो आखिर डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन तेजस, हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन तेजस एंड JF-17। JF-17 चाइना का, ये तो इंट्रोड्यूस हो गए ना आप लोग। अब आप लोग लिख लो कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन तेजस एंड इसमें क्या नाम है, JF-17। तो अब एक तरफ लिख लीजिए तेजस, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ ऐसे डाल लीजिए तेजस कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए JF-17। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। पहला देखिए, तो पहला किसके मामले में आप देखना है, आपको देखना है इसका जो लेंथ है, सॉरी 13.2 मीटर लेंथ है। मीटर क्या है? लेंथ है इसकी।
हाँ 13.2 मीटर लेंथ तेजस की। क्या? सॉरी JF-17 का DF-17। हाँ DF नहीं, DF मत करो, इसको JF ही करो। मैं उसके बारे में JF-17 बताऊंगा, पहले इसको JF-17 करो। तो देखो तेजस भी हमारे पास है, ये तो DF-17 मिसाइल है, लेकिन ये मैं JF-17 की बात कर रहा हूँ। सुनना, अब JF-17 जो है, 2 मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको आप ऐसा कर लो, इसको JF-17 ही करना, ठीक है, JF-17। मैं DF-17 की बात करूंगा आपसे, मिसाइल है क्योंकि वो, ये फाइटर जेट है, ठीक है। तो आप JF-17 जो है लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 13.2 मीटर है, लेकिन जो इसकी कितनी है JF की है 14.93 मीटर। क्या है लेंथ? ये देखिए लेंथ, लंबाई। तो लंबाई क्या होती है? जिसकी जितनी कम होती है लंबाई उतना अच्छा माना जाता है, उतना ही अच्छा फाइटर जेट्स माना जाता है। तो लेंथ देखिए कम है इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो एक मामले में पास हुआ तेजस। अब दूसरा देखिए पेलोड। पेलोड मतलब कितना वॉरशिप ले जा सकता है? तो 13,000, ये 13,000 पेलोड ले जा सकता है, ये 13,000 ले जा सकता है। और ये कितना ले जा सकता है? ये 12,000, अरे यार, हाँ 12,283 किलोग्राम, ठीक। ये कितना ले जा सकता है? 12,283 किलोग्राम ही ले जा सकता है। यहां पे डिफरेंस आ गया। तीसरा देखिए, इसके बाद आप देखिए इसका, ये देखिए स्पीड, देखिए स्पीड, दोनों का स्पीड में डिफरेंस देखिए। स्पीड, तो स्पीड जो इसकी है 22, ये किसकी? तेजस की है। और इसकी स्पीड कितनी है? 1975। ये देखिए, तो स्पीड क्या है? स्पीड तेजस की ज़्यादा है, 22 है, और इसकी स्पीड है 1973, ठीक। तो इस 1975 इसकी स्पीड है, किसकी? JF-17 की। हाँ पर आवर 1975 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद राडार कैपेसिटी देखिए, राडार, तो ये राडार कैपेसिटी भी देखिए आप इसकी। तो राडार, जो तेजस की राडार कैपेसिटी है 220 से लेकर 250 तक है। और इसकी राडार कैपेसिटी मतलब राडार की पकड़ में नहीं आएगा। तो राडार है 160 to 200, ठीक है। तो ये इसकी, हाँ सॉरी 20 नहीं 200, तो 160 to 200, ठीक है। इसकी क्या है? राडार कैपेसिटी है, किलोमीटर है। तो आप देखो ये किलोमीटर, मतलब ये कैपेसिटी क्या होगी? 300 किलोमीटर पहले ही अगर कोई एनिमी आएगी उसको पहले ही वो डिटेक्ट करके उसको मार देगा, लेकिन ये कैपेसिटी कम है। तो देखो अब JF-17 को उसने ले लिया, इन्होंने नहीं लिया, तो ये अंतर है दोनों का। तो JF-17 जो है इनका क्या है। अब जो मैं बता रहा था आपको DF, जो ये बता रहा था मैं, ठीक है, DF-17 जो बता रहा था मैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जो DF-17 मिसाइल इनकी है, इसके पास 3-4 मिसाइल इस टाइप की हैं। जैसे देखिए, एक मैंने चर्चा किया DF-17, अभी आपसे बोला। इनके पास DF-21 भी है, DF-23 भी है। ये मिसाइल है। ये मिसाइल कौन सी मिसाइल कहलाती है? इनको बोला जाता है ICBM बोलते हैं, ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे हमारे पास ब्रह्मोस वगैरह है ना, क्रूज है, ब्रह्मोस है, अग्नि प्राइम है, ऐसे इसके बाद DF सीरीज की है मिसाइल। तो DF-17, DF-21, DF-23 है, ये मिसाइल उसने बना रखी है। ये खतरनाक मिसाइल है, ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या अटैक कर सकती हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं एक्चुअली बताते मैं JF को सेम समझ गया, वो थोड़ा सा सॉरी। एक्चुअली DF मिसाइल है इनकी, और वो जो JF-17 की बात कर रहा हूँ वो है फाइटर जेट्स, ठीक। तो याद रखिएगा। तो DF-17 मिसाइल इसने, जैसे हमारा ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ब्रह्मोस 1 पे हमारा बन चुका है, अब हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं।
ब्रह्मोस 2 की खासियत क्या होगी? ब्रह्मोस 2 होगी जरकान सिस्टम। एक्चुअली दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल जो कहलाती है वो जरकान मिसाइल कहलाती है। कहाँ की है? रसिया की है। उसकी जो स्पीड है 9 मैक की स्पीड है भाई, ध्वनि की रफ्तार का 9 गुना, साउंड की स्पीड की 9 टाइम्स। दुनिया में इससे तेज कोई मिसाइल नहीं है क्रूज में। वैसे तो सरमट है, ये सोचो 9 मैक की स्पीड लेके चलती है, सोचो कितना खतरनाक होगी। तो ये मिसाइल सिस्टम हमको टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? रसिया दे रहा है अपने ब्रह्मोस के लिए। तो जिस दिन ब्रह्मोस में ये जरकान सिस्टम लग जाएगा उस दिन इसकी स्पीड जो होगी 9 मैक की स्पीड, मतलब इसका ध्वनि की रफ्तार का 9 गुना तेज हो जाएगी और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। ठीक, तो अभी जरकान सिस्टम, तो हम लोग आगे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से ये भी काम कर रहा है। अगला लिख लीजिए, इसके पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम आ चुका है। तो S-400 डिफेंस सिस्टम, हालांकि इसको S-400 ही बोलता है, लेकिन रियल में इसके पास S-300 ही है। ये इसने बोला कि हमने बना लिया S-400, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसकी कहानी है, रसिया एक्चुअली क्या था, रसिया से ये लेना चाहता, जैसे इंडिया लिया ऐसे रसिया से ये भी लेना चाहता था। इसकी डील जो हुई थी 3 S-400 की डील हुई थी कि दिया जाएगा इसको, लेकिन इसने क्या किया, इसने एक जब लिया तो उसका कॉपी वर्जन बनाने लगा। साथ में ये क्या करने लगा, वहाँ के साइंटिस्टों से ब्राइब दे के, घूस दे के चीज़ों को क्या चाहता था कि हम कॉपी बना लें। रसिया को ये चीज़ पता चली, रसिया ने सिर्फ इसको एक दिया, एक S-300 इसको दिया, लेकिन इसने कॉपी कर करके कॉपी जो आती है इसको, तो कॉपी कर करके इसने काफ़ी कुछ अपग्रेड कर लिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी दिया। तो पाकिस्तान ने एक बार टेस्टिंग की तो पता चला कि भाई अपने को ही उड़ा लिया आसपास, तो उसके साथ दिक्कत है। अभी वो कहता है S-400 है, लेकिन रियल में है नहीं है, वो भगवान जाने। ठीक है, तो चाइना के बारे में कोई जल्दी जानता नहीं है कि चाइना क्या है, तो है कह रहा है तो भाई मान रहे हैं उसको। आगे लिख लीजिए, A600 सी प्लेन, A600 सी प्लेन, A600 सी प्लेन है इसके पास, प्लेन। ठीक, A600 सी प्लेन, और इसके पास एंड चाइनीज लैंडिंग शिप्स 30 अटैक हेलीकॉप्टर, चाइनीज लैंडिंग शिप 30 अटैक हेलीकॉप्टर कैपेसिटी टू लोड अटैक हेलीकॉप्टर कैपेसिटी टू लोड। ठीक, अब इसके पास क्या है, इसके पास H-20 बॉम्बर भी है, इसके पास H-20 बॉम्बर है। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, H-20 बॉम्बर। ठीक, इसके पास H-20 बॉम्बर है। बॉम्बर्स कल पढ़ाया था आपको मैंने कि बॉम्बर्स जो थे, अब ऐसे जैसे आपको B-1 B-2 अमेरिका के पास है, B-1 B-2, ऐसे ही उसके पास कल मैंने बताया था Tu-160, टैपनोवो 160 कल पढ़ाया था मैंने। रसिया के पास दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर जो होता है। बॉम्बर का काम क्या होता है कि वो जाएगा 200-300 बम्स लेके जाएगा और पर्टिकुलर जगह पे डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे लड़ाई जब शुरू होती है तो सबसे पहले कौन यूज होते हैं? फाइटर जेट्स, रोड, लाइट, रडार, बड़े बड़े ब्रिजेस, इनको गिराते हैं। उसके बाद अगला अटैक होता है बॉम्बर्स का। अब बॉम्बर की खासियत होती है स्टील्थ होते हैं वो, मतलब उनको कोई रडार पकड़ नहीं पाता है। वो जाते हैं क्योंकि उनकी टाइटेनियम की प्लेट होती है। एक्चुअली टाइटेनियम हल्का भी होता है और साथ में रडार में आता ही नहीं है। तो जब आता नहीं है तो जाएगा, अटैक करेगा, वापस आ जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो जो रसिया के पास है करीब उसके बाद 200 से 300 बम से एक बार में फेंक सकता है, वो इतना ले जा सकता है। लेकिन जो अमेरिका वाला है उससे कम वाला है। तो अमेरिका के पास जो B-1 B-2 है, ऐसे ही इसके पास कौन सा है? Tu-160 है, जो कि 35 उसके पास है। इंडिया भी इससे लेना चाहता है। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया भी था कि हम लोग कम से कम 1 या 2 या 3 जो भी है लेना चाहें, क्योंकि अभी हम इस मामले में चाइना से कमज़ोर हैं। क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी बॉम्बर्स है, हमारे पास नहीं है। तो वो क्या करता है, बम भले नहीं फेंकता है, लेकिन वो क्या करता है, बॉर्डर एरिया में अपने बॉम्बर्स को भेजता है, वो सारा चेकआउट करता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे रडार पकड़ ही नहीं पाते उसको।
और उससे क्या होगा, हमारी गुप्त सूचनाएं उसको मिल रही हैं। भाई जब स्टील कैपेसिटी है, छुपने की क्षमता है, तो उसको कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता, हमारे राडार में आता ही नहीं है वो। तो ये है H-20 बॉमर, जो कि किसके पास है? चाइना के पास है, हमारे पास नहीं है। तो याद रखिए, इसके पास जैसे फाइटर जेट्स में भी जो बताया ना आपको मैंने, J-20, ऐसे J-11, J-17, J-15, J सीरीज के इसके पास बहुत सारे हैं। लेकिन मैं JF-17 के बारे में इसलिए डिस्कस किया कि अभी जो एक्सपो लगा हुआ था उसमें चाइना का विमान और इसका तेजस का मुकाबला था। मतलब ये मलेशिया के सामने ये ऑप्शन था कि या तो हम चाइना वाला ले लें या तो हम इंडिया वाला लें। तो जब उसने तेजस में इतनी सारी क्वालिटीज देखी, स्पीड, रडार, पेलोड, तब जाकर उसको लगा तेजस ज़्यादा बेहतर है। तो तेजस क्या हुआ, हमने उसको ले लिया। साथ में मैंने कल आपको बताया था तेजस में एक खासियत और भी क्या है, उसके जो फ्लाइंग विंग्स है, जो विंग्स हैं, विंग्स में दो काम होते हैं, एक में उसमें फ्यूल भी भर सकते हैं और साथ में आर्टिलरी हथियार भी ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, अभी तक तो टंकी में ही सुना होगा तुमने कि जो एयर फ्यूल होता है वो टंकी में भरता है, लेकिन सोचो विंग्स में, जो विंग्स लगी होती हैं उनमें सोचो फ्यूल और आर्टिलरी सेक्शन है, जो कि इसको क्या करेगा, ज़्यादा लंबे समय तक उड़ने की क्षमता देगा। आज आप देख लो चाइना का जो जहाज है, अगर कल को गलवान में लड़ाई हो जाए तो 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं उड़ सकते, लेकिन हमारे जहाज की क्षमता आज भी 2 से 2.5 घंटे उड़ने की है। एयर फ्यूलिंग कैपेसिटी है, रफाल में भी देखो एयर फ्यूलिंग कैपेसिटी, सुखोई में भी एयर फ्यूलिंग की, आकाश में ही क्या करेगा, अपने आप को फ्यूल फिल करा सकता है और प्रॉपर उड़ सकता है जितना लंबे समय तक। तो हमारे एयरक्राफ्ट लंबे समय तक उड़ते हैं। चाइना के साथ यही डिमेरिट चाइना का है। एक्चुअली हमारी और उसकी अंतर ये है कि हम हाइट पे है और वो लो पे है, तो उसके विमान 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे, हमारे 2.5 घंटे अभी उड़ सकते हैं। और सोचो जब तेजस जैसे विमान होंगे जो कि क्या करेंगे 2.5 घंटे ज़्यादा, सोचो तो 3, 3.5, 4 घंटे भी अगर उड़ेंगे तो कितनी तबाही मचाएंगे। तो लड़ाई में क्या होता है, मेरिट में आता है फाइटर जेट्स कि अगर वो कितना लंबा उड़ सकता है। अगर उसको लड़ाई में मान लो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा, वापस आएगा तो फिर किस काम का, है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगला लिख लीजिए इसी में, गोल्डन ईगल CR-500 ड्रोन, इनके पास क्या है, गोल्डन ईगल CR-500 ड्रोन्स। हाँ ये ड्रोन्स हैं, गोल्डन ईगल CR-500 ड्रोन्स, ठीक है। तो ये ड्रोन्स जो हैं, ठीक है, तो ये तो बात हो गई चाइना की हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गई चाइना के पास क्या क्या है। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन, जैसे अभी आप लोग भाई जानना चाहिए क्योंकि अभी करंट से अपडेट भी है और ताइवान की प्रॉब्लम भी चल रही है। ये देखा ताइवान की लड़ाई, ऐसा नहीं कि लड़ाई पहली बार ताइवान और चाइना में हो रही है, इसके पहले भी लड़ाइयाँ खूब हुई हैं चाइना ताइवान में। तो आपसे होता है कि भाई अगर मान लीजिए कल को आपसे क्वेश्चन हो कि पहले भी कभी हुई है लड़ाई, है बिल्कुल हुई है, इसका डेट लिख लीजिए। पहली लड़ाई हुई थी सितंबर 1954 में, लिख लीजिए, बिटवीन चाइना ताइवान वॉर बिफोर, ठीक है। तो इसमें पहला डेट लिख लीजिए, पहला हुआ था सितंबर 1954 में, सितंबर 1954 में हो चुकी ये लड़ाई बाकायदे। ये पहली लड़ाई थी, 8 मंथ तक चली। कब तक चली? 8 मंथ, और कम से कम 524, इसको मत लीजिए, किल्ड सोल्जर्स, ठीक है। तो आप सोचो पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई लिख लीजिए, सेकेंड टाइम की लड़ाई हुई 1958 में, मतलब 23 अगस्त, सेकेंड नंबर, बस इसका महत्व, इसको लिख लीजिए, 23 अगस्त। सेकेंड वाली लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में, 1958 की सेकेंड नंबर पे हुई थी। और थर्ड नंबर पे कब हुई? थर्ड नंबर पे 21 जुलाई 1995 में, 1995 ये थर्ड नंबर है, और 1958 है ना। अरे हो गए वो सब, भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मेन डेट लिख लो। ऐसे चली 3 महीने, लिखना चाहो लिख लो, 3 महीने ये चली।
ये भी चली 8 महीने चली है लास्ट वाली। तो लड़ाई ये लोग कर चुके हैं 3 बार, अब ये फिर से लड़ाई चालू है, तो ये बात अलग है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखना, जैसे अमेरिका मदद कर रहा है ताइवान की, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, कोई कानून तो होगा ना। लिख लीजिए ताइवान रिलेशन एक्ट, इसमें एक रिलेशन इन लोग किए थे, ताइवान रिलेशन एक्ट। ये जो ताइवान रिलेशन एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या किया, ये आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट किया इन्होंने। ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1952 में, याद रखिएगा। 1952 में ये एग्रीमेंट हुआ था कि चाइना, अमेरिका ने बोला कभी भी अगर आउटर डिस्टर्बेंस आपको होता है तो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ये चीज़ है। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे इसके पास S-400 है, ऐसे ताइवान के पास क्या है, ताइवान का जो एंटी मिसाइल, लिख लीजिए ताइवान एंटी मिसाइल सिस्टम इज रॉकमैंड। ये कौन सा है, ये लिख लीजिए ताइवान एंटी मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या है, रॉकमैंड। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलेगा नहीं आपको। तो क्या है, इसका जो है रॉकमैन जो है, इसका क्या है, एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो ये सब थोड़ा ताइवान के बारे में हल्का सा चीज़ें जानना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये है पूरा ताइवान, और हल्का हल्का हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना चीज़ें देख लें। तो अभी हमने एक मिसाइल किया है, इसका नाम लिख लीजिए मीडियम रेंज, नाम लिख लीजिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका ब्रैकेट में लिखिए MRSAM। दिस इज आर्मी वेरिएंट, ये भी लिख लीजिए, दिस इज आर्मी वेरिएंट and we tested this missile in Odisha Chandipur range, Odisha Chandipur range, Odisha Chandipur range, ठीक है। तो ये MRSAM है, इसका वो लिख लीजिए, इसकी मिसाइल की वो स्पीड देखिए 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, MRSAM, ठीक है। अब नए आते हैं, इसके बाद आइए प्रलय, PRALAY, प्रलय, इंडियन न्यू मिसाइल, this is ballistic missile, this is ballistic missile, this is ballistic missile, this is and this is short range ballistic missiles, this is short range ballistic missile, this is short range ballistic missile, surface to surface, this is surface to surface, and inbuilt fuel, solid propellant rocket motor, solid propellant, PROPELLENT, solid propellant rocket motor। बता रहा हूं उसका मतलब क्या होता है। एंड मिसाइल रेंज इज 150 to 500 किलोमीटर, एंड मिसाइल रेंज इज 150 to 500 किलोमीटर। This missile similar to
दिस मिसाइल सिमिलर टू डोंगफेंग 12 चाइनीज, डोंगफेंग स्पेलिंग बोल रहा हूँ, DONGFENG, ये चाइना की मिसाइल है भाई, DONGFENG, दिस इज सिमिलर टू डोंगफेंग 12, चाइना लिख लेना, एंड 9K720 and 9K720 इस्कंदर ISKANDER, 9K720 इस्कंदर ISKANDER। इस्कंदर कहाँ की मिसाइल है? रसिया की, रसिया लिख लीजिए, रसिया, ठीक है। दिस इज सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए आप ये जो है दिस इज सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखिए आप खुद देखिए कि ये जो DF-12 है उसका डोंगफोंग का मतलब क्या है, जो मैंने DF-17 आपको लिखाया था अभी, DF-21, 22, 23 लिखाया, वो सब क्या है? डोंगफोंग है। उनका जो अगर नाम लोगे तो डोंगफोंग है, ऐसे शॉर्टकट में DF बोलते हैं, ठीक है। ये मिसाइल है, ICBM है, और हमारी जो प्रलय मिसाइल है, प्रलय जो हमने बनाया है वो यही है, इसी सीरीज है, और इतनी ही खतरनाक है। तो ये जो डोंगफेंग है इसके वो है। इसके बाद हमने अग्नि प्राइम बनाई, अग्नि प्राइम का भी लिख लीजिए। देखिए अग्नि सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और फिर अग्नि 5 के बाद हमने अग्नि प्राइम बनाई। अग्नि प्राइम की रेंज कितनी है? 12,000 किलोमीटर, सोचो। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, अग्नि प्राइम सॉलिड फ्यूल। हाँ देखिए पहले क्या होता था, हमारी जो मिसाइलें बनती थी, तो मिसाइलें जो चलती थी वो लिक्विड फ्यूल में चलती थी, लिक्विड में। तो लिक्विड फ्यूल में चलने की वजह से क्या होता था कि इनकी जो ना ज़्यादा मारक क्षमता होती थी और ना ज़्यादा स्पीड होती थी, और ये ज़्यादा लंबा भाई, क्योंकि फ्यूल जो होता है लिक्विड फॉर्म में अगर है तो जल्दी वो हो जाएगा, कार्बनाइजेशन हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएगी। लेकिन अब हमने क्या किया, अपनी मिसाइल की गति बढ़ाने के लिए और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम अब अपनी मिसाइलों में हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। तो सॉलिड फ्यूल यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसके तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, मारक क्षमता लंबी दूरी तक जाता है, और दूसरा इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो जब स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी तो अटैकिंग ज़्यादा करेगा। तो अब हमने क्या किया है, हमने लिक्विड फ्यूल की बजाय, तरल फ्यूल की बजाय हमने सॉलिड फ्यूल ज़्यादा लेना चालू कर दिया है, अपनी मिसाइल में सॉलिड लगा रहे हैं। तो जो प्रलय है ये उदाहरण, पहला उदाहरण है जो कि सॉलिड फ्यूल के थ्रू हम अपनी मिसाइलों को बढ़ा रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक रेंज बढ़ेगी, दूसरा स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी तो देखो ज़्यादा लंबा दूरी कवर करेगा, और जब स्पीड बढ़ेगी तो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इस तरह से दो है, इसलिए सॉलिड फ्यूल का यूज पे हमने किया है। वेरी गुड, ठीक है, मैंने भूल गया था मैं। इसको ये भी लिख लीजिए किस रेंज से किया गया, APJ अब्दुल कलाम, पिछला वाला APJ अब्दुल कलाम, प्रलय को APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, रेंज जो है। इसको भी लिखिए अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम लॉन्च इन APJ अब्दुल कलाम, ये भी सेम APJ अब्दुल कलाम से किया गया है। APJ अब्दुल कलाम रेंज, this is surface to surface, this is surface to surface missile, this missile range is 1000 kilometer to 2000 kilometer, 1000 to 2000 kilometer. This is medium range ballistic missile. This is medium range ballistic missile. This is medium range ballistic missile and used solid fuels and used solid fuels and this missile is similar to Chin DF-21D. This missile similar to Dongfeng 21D या DFD लिख लो, DF-21D, DF-21D,
बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D, ये क्या है, ये भी लिख लें ब्रैकेट में, एंटी शिप मिसाइल। इसको पोतरोधी मिसाइल DF-21 जो है ये एंटी शिप मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल। इसको क्या बोलते हैं, पोतरोधी मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, तो ये हो गया। एंड लास्ट एक लिख लो, आईएनएस खुखरी, आईएनएस खुखरी KHUKHRI, आईएनएस खुखरी KHUKHRI। आईएनएस खुखरी रिटायर्ड, आईएनएस खुखरी रिटायर्ड इन 23 दिसंबर 2021, 23 दिसंबर 2021। INS Kukri is first endogenous missile transportation corvette, first indigenous missile system transportation vehicle this vehicle included in naval in 23rd August 1989 and this INS Kukri involved in eastern and western coast। ठीक है, तो ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आज मैंने बताई। ठीक है, तो मिसाइल जो है DF-17 या DF-21, 22, 23, ये सब मिसाइल सिस्टम है चाइना के। और हमारे क्या है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, साथ में ब्रह्मोस, साथ में पृथ्वी, त्रिशूल, मैंने लिखाया था ना पटना, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। तो ये याद रखिएगा, जिसमें से जो त्रिशूल है वो क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। हाँ, नाग जो है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को उड़ा देता है वो। तो इस तरह से थोड़ा याद रखिएगा, और लास्ट क्लास के वीडियो पड़े हुए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। देखो क्रूज क्या होती है भाई, देखो क्रूज क्या होती है, हमेशा पैरेलल चलती है ऐसे, ये दिस इज ए क्रूज मिसाइल। ठीक है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पहले क्या करती है, ऊपर जाती है, कहाँ, सैटेलाइट में, अब फिर क्या करती है, फिर नीचे आती है एटमॉस्फेयर में, अब फिर जाके गिरती है। ऐसा होता है, पहले ऊपर जाएगी स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ऊपर जाके फिर नीचे आती है। हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं तो वो अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो पैरेलल होती है, वो ऊपर नहीं जाती, वो या छूटेगी, जाएगी, मार के खत्म करेगी। लेकिन जो बैलिस्टिक पहले एटमॉस्फेयर में जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। हाँ, उसमें तो वही है। जैसे अभी जो है एरो 3 बना रहा है, एरो 3 क्या है, ARREW, एरो, ये एरो 3 कौन बना रहा है, इजराइल बना रहा है। इजराइल क्यों बना रहा है, इसको बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या करेगी, जो मिसाइल होगी, जैसे मिसाइल मान लो ऊपर, ऐसे ऊपर जाएगी, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, अर्थ एटमॉस्फेयर, ये देखिए ऐसे जैसे आएगी, ये क्या करेगा, मार के गिरा देगा इसको। ये है, इसको कहते हैं एरो 3, ARROW। ये क्या कर रहा है, इजराइल ने बना लिया है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए है। खतरनाक है ये, कि मतलब सरफेस में आने से पहले इसको मार देगी। ये है, तो यही सब अपग्रेडेशन होते जा रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें तो अपग्रेडेशन पढ़ना है कि आखिर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या आर्मी में चेंजेस आ रहे हैं, एक्टिविटी क्या हो रही है। अभी अगली क्लास अगर लगती है तो और ज़्यादा बताऊँगा।
अभी थिएटर कमांड्स और आपको बहुत सारी चीज़ बतानी है, लेकिन दुश्मन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब दुश्मन के बारे में जानोगे तभी स्ट्रेटजीज चेक करोगे, अपनी तैयारी उस हिसाब से रखोगे। हमारी तैयारी एक्चुअली हुआ क्या है, ये गलवान की वजह से अच्छा हुआ, नहीं तो इसके पहले तो हम सो ही रहे थे, अचानक से हमने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करते हैं। ओके।